बहुत पहले की बात है। कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज्य करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाली को देखा जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। रानी ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही बहुत बड़ी मछली थी। यह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूँगी, रानी बोली। रानी का इतना कहना था कि मछली ज़ोर से हंसी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गईं। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहाँ से चल दी। रानी सोच में पड़ गई। मछली को हंसते हुए तो कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। ज़रूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने का रहस्य का पता न लगा लूँगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने मछली की हंसी के विषय में बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी, यह तो बड़े अचरज की बात है। राजा बोले, मैं कुछ नहीं जानती। आपको मछली क्यों हंसी इसका पता लगाना पड़ेगा। रानी ने जिद की। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वज़ीर से कहा, 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताए, वरना उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वज़ीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरनों से, साधु सन्यासियों से सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। दूर दूर तक यात्राएं की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए और वज़ीर कुछ पता नहीं लगा सका। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तो 1 महीने से राजा मरवा ही देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी ना उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। वज़ीर ने उसकी एक नहीं सुनी और समझा बुझाकर उसको सफ़र पर भेज दिया। सुलेमान दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। चलते चलते रास्ते में सुलेमान को एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीदकर अपने गांव जा रहा था। सुलेमान ने सोचा, एक से भले दो। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया। आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में एक पहाड़ी के ऊपर पहुँचे। नीचे झेलम नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला और किसान को देकर कहा, आप ये चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए, और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ कर लाऊं? यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े? ये तो खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर दोनों चल दिए। कुछ देर के बाद दोनों एक खेत में पहुँचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है, किसान फसल देखकर बोला। हाँ, वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची हुई है, सुलेमान ने जवाब दिया। खा ली गई है का क्या मतलब? देख नहीं रहे हो, फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो कि खा ली गई है, किसान गुस्से से बोला। मैंने तो यूं ही कह दिया, सुलेमान बोला, और वे फिर अपने सफ़र पर चल दिए। अब वे एक फूलों से भरी घाटी में पहुँचे। घाटी के एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खोंसा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी पर धार बहुत तेज़ थी और तलहटी में ढेर सारे छोटे मोटे पत्थर थे। नदी पार करके किसान मुड़ा तो उसने देखा
कि सुलेमान जूते पहने हुए नदी पार कर रहा था। सचमुच में ये तो पागल है, किसान ने सोचा। नदी पार करके वो दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर और आराम कर कर आगे के सफ़र पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते आपको अपने घर आने की दावत दी थी। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की बेटी गुलनार बहुत समझदार और चतुर थी। जब उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतने नाराज़ हो रहे हो? अरे एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर वो ऊट पटांग बातें करता रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है, क्या मेरे घर की छत इतनी मजबूत है, जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर पड़ेगी। किसान बोला। अपने पिता की बात सुनकर गुलनार जोर से हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमज़ोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे। ज़रूर वह किसी अमीर घराने का होगा। किसान ने सोचा तो उसे गुलनार की बात ठीक लगी। अच्छा बेटी, तो ज़रा उसकी उन बातों का भी तो मतलब बताओ जो वह रास्ते भर करता आया। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बताया। गुलनार थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, अब्बू यह लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वह, तो इसका मतलब यह था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह आपको कहानी सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान भी महसूस नहीं होगी। और घोड़े, किसान बोला। घोड़ों से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था। उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की 2 मजबूत टहनियाँ काट कर ले आइए जो छड़ी का काम देंगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खा ली गई है, इसका क्या मतलब था? कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया? अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा। किसान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो, तुम्हारी तो सब बातें ठीक हैं, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपन ही कहा जाएगा। किसान बोला। अब्बू, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतारकर नदी में क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है और वे गिर भी सकते हैं। जूते पहने रहने पर पैरों का बचाव तो होगा। अरे यह लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, कहकर किसान घर से निकल गया। इधर गुलनार ने सोचा क्यों ना वह भी लड़के की परीक्षा ले। उसने एक थाली में 12 रोटियां रखीं और एक कटोरा खीर का भर कर रखा और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रखा। थाली नौकर को देकर बोली, यह थाली सुलेमान को देना और कहना, साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा हुआ है। नौकर लालची था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा खाना खा लूँ तो लड़के को क्या पता चलेगा। उसने एक रोटी खा ली और उसने थोड़ी सी खीर और फिर जग में से थोड़ा दूध भी पी लिया। और उसने जाकर थाली सुलेमान को दे दी और गुलनार का संदेश सुनाया। सुलेमान ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा, साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आकर गुलनार को सुलेमान का संदेश सुना दिया। गुलनार समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि नौकर ने थाली में से खाने की चोरी की है? किसान ने पूछा। अब्बू, मैंने 12 रोटियां रखी थीं, मतलब साल में 12 महीने। कटोरा भरकर खीर था, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग से दूध भरा था। सुलेमान ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां। आधे चांद की रात, मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं, किसान बोला। शाम को सुलेमान आया। खाना ख़त्म होने के बाद गुलनार ने सबको कहवा दिया।
कहवा पीते पीते सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसी की बारे में बताया और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर में उसके होठों पर मुस्कान आ गई और बोली, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को बताऊंगी। वह बोली। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लग गए थे। सुलेमान को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। अब्बू, आपकी चिंता खत्म हुई। गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। क्यों वज़ीर, मछली की के हंसी का पता को कुछ चला? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, इसका उत्तर ये लड़की देगी। वज़ीर बोला। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के वेश में रहता है। यह बात इस मछली को पता थी, इसलिए वह हंसी। गुलनार ने बताया। हमारे महल में पुरुष? असंभव महाराज, अभी इसका फैसला हो जाता है, गुलनार ने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा बनवाया। फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के जंगल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। राजा ने गुलनार को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना भी की। थोड़े दिनों में सुलेमान और गुलनार का विवाह हो गया। एक बार गर्मियों में गांव में एक ऐसा आदमी आया जिसे कोई भी चीज़ खुश नहीं रख सकती थी। वह आराम करने के लिए अखरोट के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यह पेड़ हर साल खूब फल देता था और अपने मालिक के लिए यह बहुत कीमती था। पेड़ के आसपास की ज़मीन भी कीमती थी और उसमें कद्दू के पौधे के बीज बोए हुए थे। जब वह आदमी, जिसे कोई खुश नहीं कर सकता था, बैठ गया, उसने देखा कि उसके पास में ही एक अधपका कद्दू पल रहा था। उसने अखरोट के पेड़ को देखा, फिर कद्दू की बेल को देखा तो उसने कहा, हे भगवान, तेरे तरीके भी कितने अजीब हैं। इतने बड़े पेड़ को तो तूने छोटे छोटे फल दिए हैं और ज़मीन पर पड़ी कद्दू की इस बेल को इसकी शक्ति की तुलना में इतना बड़ा फल दे दिया। क्या ये ज़्यादा समझदारी नहीं होती कि इसका उल्टा किया जाता? तभी ऊपर की डाली से एक अखरोट टूटकर गिर पड़ा और बड़बड़ा रहे उस आदमी के नंगे सिर पर पड़ा। तो वह अचानक चौंक गया और अपने सिर को मलने लगा और बोला, हे भगवान, अब मुझे आपकी बुद्धिमानी दिखाई दे रही है। आखिरकार आप ही सही हैं। अगर अखरोट के पेड़ पर कद्दू लगा होता और इतनी ऊंचाई से मेरे सिर पर गिरा होता तो वह मर ही गया होता। अब मुझे आपकी बुद्धिमानी, महानता और शक्ति नज़र आ रही है। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और बुद्धिमान काजी उसके पीछे बैठा था। जब वे बात कर रहे थे तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। काँव काँव करता हुआ कौवा हर किसी को बहुत बुरा लग रहा था। राजा ने कहा, इस पक्षी को यहाँ से निकालो, और तुरंत पक्षी को महल से बाहर निकाल दिया गया। 5 मिनट के बाद फिर से कौवा उड़कर आया और काँव काँव करते हुए फिर से शोर करने लगा। क्रुद्ध राजा ने कौवे को गोली मारने के लिए कहा। अभी नहीं महाराज, बुद्धिमान काजी ने रोका। शायद आपकी बाकी प्रजा की तरह यह कौवा भी आपके सामने अपनी कोई फरियाद लेकर आया है। बहुत अच्छा, तो तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए। राजा ने आदेश दिया और इस एक सिपाही को यह पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया कि ये कौवा चाहता क्या है। जैसे ही सिपाही महल से निकला, कौवा भी उड़कर बाहर आ गया और सिपाही के आगे आगे नीचे उड़ता हुआ उसे निकट ही लगे हुए एक चिनार के सुंदर से पेड़ तक ले गया। वहाँ पहुंचकर कौवा एक घोंसले में जा बैठा जो उस डाली पर टिका हुआ था जिसे एक लकड़हारा काट रहा था। पूरे समय कौवा बहुत ज़ोर से उसे काँव काँव करता रहा। सिपाही तुरंत सारी स्थिति को समझ गया और उस आदमी को डाली काटने से रोकने का आदेश दिया। जैसे ही आदमी नीचे ज़मीन पर पहुंचा, कौवे ने शोर मचाना बंद कर दिया। क्या तुमने वह डाली काटनी शुरू करने से पहले
उस पक्षी का घोंसला नहीं देखा था? सिपाही ने पूछा। मेरे लिए एक पक्षी का घोंसला क्या है? आदमी ने बेअदबी से जवाब दिया। शायद तुमसे थोड़ा सा अधिक कीमती। इस तरह से क्रोध दिलाए जाने पर सिपाही ने लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया तथा क्या हुआ उसकी सारी सूचना दी। राजा काजी की तरफ मुड़ा और पूछा, इस आदमी को इसकी गुस्ताखी के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? काजी ने जवाब दिया, महाराज, कुत्ते तो कभी कभी भौंकते हैं। अगर इस आदमी को पहले से पता होता कि सिपाही इस राज्य के आदेश का पालन कर रहा था और अपना खुद का हुक्म नहीं चला रहा था तो किसी भी प्रकार की गुस्ताखी नहीं होती। शायद यह आदमी पहले ही पछता रहा था। इसको दंड के रूप में कुछ बेत लगाए जा सकते हैं। लकड़हारे के तलवों पर 5 बेत लगाए और उसे छोड़ दिया गया। हालांकि दंड कठोर नहीं था, उससे अपने घर तक के पूरे रास्ते में उछल उछल कर चलना पड़ा था। बहुत पहले एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहुत बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते भी मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी ही की गई थी कि अगर तुमने एक महल देख लिया तो समझो सारे महल देख लिए। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेशवाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखीं, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। वे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसने मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस ना हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और शायद हमें वही और सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले गया, जहाँ से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी कि जिसके भी घर जाकर उसका तीर गिरेगा, चाहे वो राजकुमारी हो या फिर कोई किसान की बेटी। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया। उसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? तो सबने कहा कि नहीं। राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजा ने और राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं, यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने के लिए मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूँ कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूँगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊँगा और एक पालतू की तरह उसकी देखभाल करूँगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया
और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों की खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया गया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से खूब सजाया। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, हे बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना कि मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूँगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे खाने के लिए राज़ी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा तो कुछ ने कहा ज़िद्दी है। दूसरे सोचते थे कि थोड़ा सा पागल भी है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनीहारों से सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने वचन दिया था और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए, पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसे लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाने लगा। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है, यहाँ तक कि तुम, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपने अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर पर भोजन पर निमंत्रित किया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को भी स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी वधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने के लिए उसके सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है और इस बात पर भी दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज़ ना हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम, राहत देने के लिए तुम्हारे पास ज़ुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाईं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बनकर रही, लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में शब्द लिखे हुए थे। उसमें लिखा था, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाएं जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज़्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थीं और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे।
उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत ही बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और देखने के लिए इंतज़ार करने लगा कि आगे क्या होता है। उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से बाहर निकल कर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी परियों की रानी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चुंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों की बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकड़ों की तरह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज़्यादा मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों में से चांदी के फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ रहा था, जो कि उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित ना हो, लेकिन घर जाएं और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के लिए स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉल लगी हुई थी, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियाँ संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया और तब तो वह और भी ज़्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहाँ भरपूर शोर व गतिविधियाँ पाईं। स्वादिष्ट भोजनों से मेज़ें लदी हुई थीं। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में ले गया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहाँ भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी हुई उसकी साथी को देखने के लिए जोर दिया। हर किसी ने सोचा कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मज़ेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को ना तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिसे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सक रही हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है। वह आपके हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर उसकी पालतू बंदरिया चली गई। उसके आंसू फूट पड़े। उसने गुस्से से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं कर सकता तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने अपने पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियाँ आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है।
उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपने मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा करने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा, कमरे के कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी और वह राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठ गए। और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में उठा और तैरता हुआ उस हाल में पहुंच गया जहां सभी लोग एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमार और राजकुमारी को देखकर उसके पिता और अतिथि बहुत खुश हुए और वहाँ मेज़बान के रूप में जो एक बंदरिया को देखने आए थे वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने अपनी नई पुत्रवधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसके सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वह कहीं चीता न बन जाए। दोनों राज़ी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने भी अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक को और खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी है। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती थी पर वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह देखा कि उसके बच्चे बहुत दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी ये बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वह एक डंडी से उसके सींगों को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे कि वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। जब जब भी उनको भूख लगती वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उससे खाकर अपना पेट भर लेते और धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे जो बजाय दुबले होने से और भी ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद तो उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने की तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको क्या चाहिए। कुछ दिनों के बाद वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई और चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह से बातें करने लगी और उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखें कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारा दिन रही और उसने जब ये सब देखा जो उसके साथ हुआ, यह सुनकर बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी तो दूसरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से ही मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया
ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, पर फिर भी अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उसने बकरी को मारने के लिए राज़ी हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर अब तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उसको किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तुम वहाँ आ जाना ताकि तुम्हें वहाँ खाना मिल सके। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की उसके बच्चे वहाँ से गए। तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर आ गया और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काटकर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया और बच्चों को खाली हड्डियाँ ही मिली। बच्चों ने इन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक ऐसी जगह दबा दी जहाँ उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ मिल रहा था और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के बाद भी ब्राह्मण की पत्नी की बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी। उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ ये कि एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया और राजा के रसोइये को बेच दी। रसोइये ने जब मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में ये मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई थी वह उसको राजा के साथ लेकर आए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास गया और बोला कि नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी ये नाक की लौंग उसका चेहरा धोते धोते नाले में गिर पड़ी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके पूरे परिवार की खूब सहायता की।